अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। तो नाज़रीन, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। पीटीआई का अवामी इनकलाब के लिए मुख्तस 5 अगस्त का दिन तो गुजर गया। पीटीआई की लीडरशिप ना तो लोगों को इकट्ठा कर सकी और ना ही अवामी इनकलाब के बुलंदो बांग दावे तकमील को पहुंच सके। यूं लगता है कि इमरान खान साहिब यानी बानी पीटीआई अपनी पार्टी लीडरशिप की कमजोरियों को अच्छी तरह से भांप चुके हैं। चुनाचा उन्होंने हकीकी आज़ादी की एक और तारीख दे दी है और वो तारीख है 14 अगस्त। अब देखना ये है कि पीटीआई 14 अगस्त को ऐसा क्या करेगी कि जो वो 5 अगस्त को नहीं कर सकी थी। कासिम और सुलेमान 14 अगस्त को भी पाकिस्तान आएंगे या नहीं, क्योंकि खान साहिब की रिहाई के लिए चाहते ना चाहते पीटीआई की उनसे तवक्कुआत तो वाबस्ता हो चुकी हैं। दूसरी जानिब लाहौर के अन्य 129 के ज़िमनी इंतखाबात में 27 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, लेकिन अहम बात यह है कि इन 27 लोगों में जनाब हम्माद अजहर साहिब भी शामिल हैं। तो सवाल ये है, क्या पार्टी लीडरशिप खान साहिब की हुकूमतूली पर उतर आई है? क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने एक्स पर पैगाम में वाज़ेह तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट का हुक्म दिया था। इस सब के बाद इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं? इसी तमाम सूरत हाल पर हम मुज़म्मिल सोहवर्दी साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? आज तो आपके पास काफी सवालात हैं जो आपने इंट्रो में बताए। सर मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो सर सबसे पहला सवाल, 5 अगस्त तो गुजर गया, अब 14 अगस्त को क्या होगा? क्या पीटीआई 14 अगस्त को अवामी इनकलाब ला सकेगी कि जिसका वो दावा करते आए हैं? देखें इकरा, अवामी इनकलाब तारीखें देने से नहीं आता। अवामी इनकलाब कोई तारीखों का मोहताज नहीं होता। अगर किसी मुल्क में अवामी इनकलाब आना होता है तो वो किसी खास तारीख का मोहताज नहीं होता कि लीडर वो तारीख देगा तो उस दिन वो अवामी इनकलाब आएगा ना। आप अपने सियासी एहतजाज तो तारीखों पे हो सकती है, सियासी एहतजाज, लेकिन अवामी इनकलाब तारीखों का मोहताज नहीं होता। अब इमरान खान साहब बार बार तारीख देते हैं तो वो ये बात तस्लीम करते हैं कि उनकी पहली तारीख नाकाम हो गई थी। मसलन अब उन्होंने 14 अगस्त का ऐलान किया है तो आप ये समझें कि 14 अगस्त के ऐलान का मतलब है कि 5 अगस्त की कॉल नाकाम हो गई थी। 5 अगस्त के ऐलान का मतलब था कि 26 नवंबर की कॉल नाकाम हो गई थी। तो इस तरह ये जो कॉल्स की नाकामी है, ये अगली कॉल के जरिए वो नाकामी छुपाने का एक तरीका है। मेरे ख्याल में चूंकि 5 अगस्त की कॉल नाकाम हो गई और अब इनको ये डर था कि उस नाकामी पर सारे गुफ्तगू करेंगे, तो उन्होंने एक डाइवर्जन लगाई है 14 अगस्त की तारीख देके, ताकि अब गुफ्तगू 14 अगस्त पे शुरू हो जाए और कोई 5 अगस्त की नाकामी पर गुफ्तगू ना करे। हालांकि मुझे और आपको तो 5 अगस्त की नाकामी का अहाता करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की तहरीक क्यों नाकाम हुई, क्यों वो बामे अरूज हासिल ना हो सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। लोग क्यों ना निकले, अवाम क्यों ना निकले, कारकुन क्यों ना निकले। मेरे ख्याल में जितनी बुरी परफॉर्मेंस 5 अगस्त को थी, 14 अगस्त को इससे भी बुरी परफॉर्मेंस होगी। 14 अगस्त को इससे भी बुरी कारकर्दगी होगी, इससे भी कम लोग आपको नजर आएंगे। दिन ब दिन ये जो एहतजाज का मूड है तहरीक इंसाफ का, ये खत्म होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ का कारकुन, तहरीक इंसाफ के आम सपोर्टर्स जो हैं वो अब एहतजाज के मूड में नहीं है। लिहाजा मैं आपको यही कह सकता हूँ कि 5 अगस्त जितना नाकाम था, 14 अगस्त उससे भी ज्यादा नाकाम होगा तहरीक इंसाफ की कॉल का, और ये नाकामियों की एक तवील दास्तान, ये तारीखें बन जाएंगी। मुजम्मिल साहब, 5 अगस्त को तो कासिम और सुलेमान नहीं आए पाकिस्तान, लेकिन क्या 14 अगस्त को वो पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि बहरहाल तवक्कुआत तो हैं पीटीआई को उनसे कि वो आएंगे और अपने वालिद की रिहाई के लिए जदोजहद करेंगे। वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कासिम और सुलेमान 14 अगस्त को पाकिस्तान होंगे या नहीं होंगे।
لیکن مجھے لگتا ہے وہ نہیں ہوں گے. ان کے ویزے کا معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ 14 اگست تک حل ہوگا اور وہ 14 اگست تک پاکستان آ جائیں گے. نائکوب گم گئے ہیں, مل نہیں رہے, ویزے لگ نہیں رہے. تو مجھے ان کے پاکستان آنے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آتا. مجھے نہیں لگتا کہ 14 اگست کو قاسم اور سلمان پاکستان ہوں گے, اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں کسی احتجاجی تحریک کی کوئی قیادت کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو عمران خان نے خود بھی کہہ دیا ہے, لیکن جو لوگوں نے توقعات قاسم اور سلمان سے لگائی ہوئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کوئی انٹرنیشنلی اپنی برانڈنگ ضرور کر رہے ہیں, اپنا ایکسپوجر بڑھا رہے ہیں, اپنی کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں باپ کے اس سیاست کے اوپر, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی پاکستان میں آ کر باپ کی رہائی کی کوئی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. وہ بس باہر ملاقاتیں کر کے, نوجوان لڑکے ہیں, اپنی کنیکٹیوٹی بنا رہے ہیں. اس سے عمران خان کی رہائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی مجھے وہ پاکستان میں کوئی ان کی رہائی کی جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی ورکرز کو کہا تھا کہ پی ٹی آئی ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی, لیکن حماد اظہر نے تو کاغذات جمع کرا دیے اور وہ کاغذات منظور بھی ہو چکے ہیں. یعنی پی ٹی آئی عمران خان کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. تو مزمل صاحب آپ کیا کہیں گے, واقعی اب یہ خان صاحب کے احکامات کو بھی نہیں مانیں گے؟ اقرا, یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی, اور تحریک انصاف کے لوگ ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ عمران خان کے ٹویٹ کو جوتی کی نوک پہ رکھ رہے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں. مثلا لاہور سے حماد اظہر صاحب نے کاغذات جمع کرائے ہیں, ان کے کاغذات منظور بھی ہو گئے ہیں. اب حماد اظہر کے کاغذات منظور تو ہوئے ہیں, لیکن کیا حماد اظہر عمران خان کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کر رہا کاغذ جمع کرا کے؟ میاں والی میں بچر صاحب نے اپنی بیگم اور بیٹی کے کاغذ جمع کرائے ہیں. ویسے تو تحریک انصاف موروثی سیاست کے بڑی خلاف ہے, اور وہ سمجھ کہتی ہے موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ایم این اے, ایم پی ایس کے بیوی بچوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں, تو یہ موروثی سیاست ہی ہے نا. تو بچر صاحب نے بھی اپنی بیٹی اور بیگم کے کاغذ جمع کرائے ہیں. میں سمجھتا ہوں بچر صاحب بھی عمران خان کے حکم عدولی کر رہے ہیں. وزیر آباد میں احمد چٹھا صاحب نے بھی اپنی بیگم اور اس کے کاغذ جمع کرائے ہیں خاندان والوں کے, وہ بھی عمران خان کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں. آپ ضمنی انتخاب کی ایک سائنس سمجھیں کہ یہ جو انتخابی سیاست کرتے ہیں لوگ یا خاندان جنہوں نے انتخابی حلقے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے اپنے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں اور پارٹی کا ٹکٹ اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ ان کا ایک حلقہ ہے, اس لیے ان کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں کہ ان کو پارٹیوں میں شامل بھی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا ایک حلقہ ہے اور اس حلقے کے وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں. لہذا اگر وہ ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گے اور حلقہ خالی چھوڑ دیں گے تو ان کی جگہ ان کا حلقہ کوئی اور لے لے گا. وہ یہاں کوئی کسی کا انتظار تھوڑی کرتا ہے. 85 میں پیپلز پارٹی نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا, پیپلز پارٹی کو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوا تھا. لہذا اگر ضمنی انتخابات پی ٹی آئی بائیکاٹ کرتی ہے تو جو پی ٹی آئی کے حلقوں میں مضبوط لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں کمزور ہو جائیں گے, ان کی جگہ مضبوط لوگ آ جائیں گے, کوئی نمبر 1 نمبر 2 آ جائیں گے, کوئی آزاد امیدوار اپنی پوزیشن بنا لیں گے. تو وہ اب اپنے یہ ضمنی انتخاب چھوڑنا نہیں چاہتے, چاہے ہاریں چاہے جیتیں. آپ انتخاب صرف جیتنے کے لیے نہیں لڑتے, اپنا حلقہ ہولڈ کرنے کے لیے بھی لڑتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف عمران خان کے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے کو غلط سمجھتی. تحریک انصاف عمران خان کے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جن حلقوں میں ضمنی انتخابات اناؤنس ہوئے ہیں ان حلقوں میں تحریک انصاف کے امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں اور وہ الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. کوئی عمران خان کے ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مزمل صاحب, پی ٹی آئی کے نااہل قرار پانے والے اراکین نے حکم امتناعی لے لیے ہیں, تو ضمنی الیکشن کیسے اور پھر کب ہوں گے؟ جی اقرا, یہ ٹھیک ہے کہ جمشید دستی کی سیٹ پر لاہور ہائی کورٹ نے ضمنی انتخاب پہ اسٹے دیا ہے, لیکن میاں اظہر کے انتقال پر جو ضمنی انتخاب ہونا ہے اس پر تو کوئی اسٹے نہیں ہے. اسی طرح احمد چٹھا اور احمد بھچر کی جو سزاؤں کے بعد ان کی سیٹوں پر ضمنی انتخاب پر بھی کوئی اسٹے نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی عدالت کے روبرو پیش ہی نہیں ہوئے. انہوں نے اپنی سزا معطلی کی درخواست ہی نہیں دی ہے, انہوں نے خود کو سرنڈر بھی نہیں کیا ہے. لہذا ان 2 حلقوں کے ہمیں ضمنی انتخاب بھی نظر آ رہے ہیں. تو 3 حلقوں کے ہمیں ضمنی انتخاب اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو میاں اظہر کے انتقال پر جو سیٹ خالی ہوئی ہے اس پر ضمنی انتخاب میں کوئی اسٹے نہیں ہے.
और अहमद भच्चर और अहमद चट्ठा ने खुद को सरेंडर नहीं किया। अच्छा, दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के आगे सरताज गुल ने खुद को सरेंडर किया है और उन्होंने वहां से एक इंटरिम रिलीफ लिया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट में या उस अदालत में जाके अपनी जमानत कराएंगी। और उमर अयूब तो चूंकि थे ही केपी से, तो उन्होंने भी वहां से एक इंटरिम रिलीफ लिया है, उसमें इनकी नाअहली खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट्स ने इनको दोबारा मेंबरान असेंबली करार नहीं दिया, लेकिन इन हलकों में ज़िमनी इंतखाब को भी रोका है। अदालत ने जमशेद दस्ती को भी वापस एमएनए करार नहीं दिया, लेकिन वहां ज़िमनी इंतखाब रोका है। इसी तरह उमर अयूब के हलके में ज़िमनी इंतखाब रोका है। तो मेरे ख्याल में कुछ हलकों में जो ज़िमनी इंतखाब आपको रुकते हुए नजर आ रहे हैं, वो अगले 1 माह में स्टे खत्म होकर वहां ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, वरना ये लोग कानून के सामने खुद को सरेंडर करेंगे। मतलब उमर अयूब को भी खुद को सरेंडर करना है, आकर फैसलाबाद की अदालत के सामने पहले जेल जाना है, फिर अपनी सजा मुअत्तली की दरख्वास्त देनी है, जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पेशावर हाई कोर्ट उमर अयूब को इतना बड़ा रिलीफ दे सकता है कि वो फैसलाबाद के सजा याफ्ता हों और पेशावर हाई कोर्ट उनके हल्के में ज़िमनी इंतखाब रोक दे। 20 अगस्त डेट डाली है, मुझे लगता है ये स्टे खत्म हो जाएगा, ये ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मुझे ये लगता है ये ज़िमनी इंतखाबात होंगे। सवाल यही है कि क्या तहरीक इंसाफ, अब देखें ना उमर अयूब साहब का हल्का है, उमर अयूब साहब चाहेंगे उनके खानदान का, उनका बच्चा को वहां से इलेक्शन लड़े, वो क्यों इमरान खान के बाइकाट को मानेंगे। इसी तरह सरताज गुल भी वहां अपने किसी को खड़ा करने की कोशिश करेंगी, वो क्यों मानेंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़िमनी इंतखाब, तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तौर पे इमरान खान के ट्वीट को नामंजूर कहा गया है। इमरान खान के फैसले को नामंजूर करते हुए ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का फैसला हुआ है। तो मुजम्मिल साहब, देयर इज अ सिचुएशन, पार्टी अगर खान साहब के अहकामात नहीं मानेगी तो फिर आपको क्या लगता है कि खान साहब के पास क्या ऑप्शंस होंगे, आगे वो क्या करेंगे? ये दिलचस्प सवाल है कि अगर अब तहरीक इंसाफ इमरान खान के ट्वीट को नहीं मानती कि ज़िमनी इंतखाबात ना लड़े जाएं, तो इमरान खान क्या करेंगे? मेरे ख्याल में खामोश हो जाएंगे। इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपनी पार्टी के लोग ही जब उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? वो खामोश हो जाएंगे। उनकी बेइज्जती हो गई है, उनकी तजलील हो गई है, वो खामोशी से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे और ये समझेंगे कि उनकी अपनी पार्टी पर गिरफ्त कमजोर होती जा रही है। देखें, इसी को माइनस इमरान खान कहते हैं कि जब आप इमरान खान के अहकामात उसकी पार्टी मानने से इनकार कर देगी तो माइनस इमरान खान होगा। जब आप देखेंगे कि इमरान खान कोई ऑर्डर देते हैं और उनकी पार्टी वो ऑर्डर नहीं मानती है और अपनी मर्जी करती है, तब इमरान खान माइनस होगा। तो ये अगर ज़िमनी इंतखाबात पे इमरान खान ने ना लड़ने का ऐलान किया है और पार्टी इलेक्शन लड़ने पर बज़िद है, तो आप समझे इमरान खान माइनस का अमल तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। वैसे तो जब बजट पास हुआ था केपी का, तब भी इमरान खान ने हुक्म दिया था कि बजट ना पास किया जाए और बजट पास हो गया था, तो खुद अलीमा खान ने कहा था कि माइनस इमरान खान हो गया। वो ठीक बात उन्होंने की कि जब लीडर की कोई बात डिफाई हो जाए और उसकी पार्टी उसकी बात मानने से इनकार कर दे, तो समझे उस लीडर की कोई औकात नहीं रही, वो जीरो हो गया, वो डमी हो गया, वो माइनस हो गया। तो ऐसे ही जैसे इमरान खान ने ये ट्वीट किया है कि ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ नहीं लड़ेगी और तहरीक इंसाफ के सारे लीडर ज़िमनी इंतखाब लड़ते हैं, तो इमरान खान के डिफाई हो गया, उनके हुक्म को जूती की नोक पे लिखा गया, वो माइनस हो गए। इसी को माइनस होना कहते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी फॉलो करें और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।